मित्रों नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान आज आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि देश के किसानों का जो हाल है और हमारे देश के जो ग्रामीण जो संस्कृति है उसका जो हाल है। गांव के भूमिहीन जो किसान हुआ करते थे, कभी वो खेती पर जमींदारों के यहाँ काम करते थे और आनंद के साथ जीवन जीते थे। किसान का लड़का पढ़ लिख गया और नौकरी नहीं मिली तो खेती करता था, आनंद के साथ खेती करता था। किसान को भी खेती में आनंद था। एक संस्कृति थी मित्र हमारे ग्रामीण परिवेश की जिसमें आनंद ही आनंद था। तब कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। किसान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, वो अन्नदाता था, आनंद में रहता था। और गांव का जो सुकून है वो क्या कहने, सामाजिक समरसता थी। किसकी नज़र लग गई मित्र गांव पर? आज गांव के जो हालात हैं बहुत ख़राब हैं। मैं एक प्रयास कर रहा हूं और वो प्रयास है कि देश के हर राज्य का, हर ज़िले का, हर गांव समृद्धि की ओर चले, खुशहाली की ओर चले। अब एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कई बार मुझको लगता है कि हम अकेले क्या कर पाएंगे, लेकिन जब आप मेरा साथ देंगे तो मुझे यकीन है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सब लोग मिलकर के तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, प्रयास कर सकते हैं। आप सुनना, मैं जो पिछले 15 सालों से जो प्राकृतिक खेती के बारे में सत्य बोलने का, सत्य कहने का एक साहस जुटा पाता हूँ। अगर उस साहस में आप भी 2 कदम चल देंगे तो हमारे देश की आने वाली पीढ़ियाँ बच जाएंगी, यानी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरे जैसे करीब 4-4.5 लाख किसान हैं जो मुझसे जुड़े हैं, वो कुछ कर रहे हैं। कोई संजीवनी बना रहा है, कोई जीवामृत बना रहा है, किसी ने मेड़ बना ली है, किसी ने पेड़ लगा लिया है। ऐसा नहीं है, सारे के सारे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने तक सीमित है। वो उस बात का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। और जैसे मैं कोई किसान, हमको आज ही 3-4 लोगों ने कहा साहब जीवामृत का सोयाबीन में बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमने कहा मित्र आपको मिल गया ना रिजल्ट, आपके गांव में भी बहुत सारे लोग हैं जो यूरिया डीएपी डाल रहे हैं और उनको रिजल्ट नहीं है। आपके गांव के लोगों को मोटिवेट कौन करेगा? थोड़ा सा जिम्मेदारी उठाइए। और क्या जिम्मेदारी उठानी है? अगर आपको किसी भी फसल में ये जो नेचुरल फार्मिंग के जो तौर तरीके मैं बताता हूँ, कोई भी अगर अच्छा परिणाम आता है तो आप उसको 4 मिनट 5 मिनट की एक वीडियो शूट कर दीजिए और हमको भेज दीजिए, मैं अपने चैनल पर डाल दूँ। क्योंकि किसान सोचता है कि जैसे मैं बोलता हूँ तो कई बार किसानों को लगता है कि ये तो अधिकारी है, ये तो पेशेवर है, इनकी बात का क्या भरोसा। दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक करके पीता है, और पीना भी चाहिए। आज सोशल मीडिया में जाने क्या क्या लोग नेचुरल फार्मिंग के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, किसानों की उन्नति के बारे में जाने क्या क्या परोस रहे हैं, और किसान उसको मानता भी है लेकिन वो सफल नहीं होता। सफलता कहाँ है मित्र? खेती में मैंने कहा कि खेती अगर किसी के दिमाग में, देश के किसी भी किसान के दिमाग में, किसी भी राजनैतिक व्यक्ति के दिमाग में, किसी भी वैज्ञानिक अधिकारी प्रसारकर्मी के दिमाग में अगर ये बात है कि खेती में फर्टिलाइजर के बिना काम नहीं चल सकता तो वो अज्ञानी है। अगर कोई कहता है खेती में बिना पेस्टिसाइड के बिना काम नहीं चल सकता तो अज्ञानी है। मित्र ये इतिहास खेती में फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का अभी हमारे देश में तो 50 साल पुराना है केवल। पहले खेती कैसे होती थी? तो जैसे मैंने कहा पहले खेती कैसे होती थी, तो अब बहुत सारे साइंटिस्ट, अधिकारी और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग क्या कहते हैं कि सचान साहब ये ध्यान रखना, पहले देश में खाने के लिए अनाज नहीं था,
तो मैं ऐसे लोगों से क्या कहता हूँ? अब ऐसे लोग देखिए जो कहता है कि अरे 1950 में मेरे देश में भोजन नहीं था और ये तो इनका केमिकल फर्टिलाइज़र का और पेस्टिसाइड का कमाल है कि आज भरपेट भोजन मिल रहा है। मैं ऐसे लोगों से पूछता हूँ कि आपकी मति मारी गई है क्या? आप इतने ज़्यादा मेंटली हैंडीकैप्ट हो चुके हैं क्या? इस देश का जन्म क्या 1947 में हुआ है? ये मुल्क पहले था, बहुत पहले से था, और कहते हैं ये तो पुरोहित राष्ट्र था। ज्ञान का चिराग यहीं से जला है, पूरी दुनिया में ज्ञान यहीं से गया है। तब कैसे होता था? मतलब 1900 अंग्रेजों के आने के पहले तो यहाँ कोई भूखों नहीं मरता था। इतिहास पढ़ना है, पीछे से पढ़िए और किसानों को भ्रम में मत डालिए। और किसानों से भी निवेदन करता हूँ, किसी भी भ्रम में मत रहिए। आज हमको हजारों किसान महीने में कम से कम 500-600 किसान तो ऐसे बोल ही देते हैं कि साहब आपकी बताई गई विधि से खेती कर रहा हूँ तो बहुत फ़ायदा है। और मैं विधि क्या है, मेरी कोई विधि नहीं है, ना मेरी कोई टेक्नोलॉजी है। ये सब परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है जो हमारे पास आ गया और सबके पास आ सकता है। अपना चैनल बदलो, सोचने का चैनल बदलो। जैसे टीवी में चैनल बदलता रहता हूँ ना, कम से कम टीवी में तो रिमोट लेके चैनल आप दिन में 100 बार बदलते हैं। एक बार अपने दिमाग का चैनल बदलो। और बदलना क्या है कि इस खेती का सत्य क्या है। खेती का सत्य है खेत। आप अंगूर लगाएं, पपीता लगाएं, केला लगाएं, बैंगन लगाएं, मिर्चा लगाएं, गेहूं लगाएं, चना लगाएं, कोई भी फसल लगाएं, कहाँ लगाएं? खेत में। खेती का पहला सत्य है जमीन और जमीन की फर्टिलिटी। अब देखिए, आप हमको दिन में 20-25 तो ऐसी प्रॉब्लम, सर आपको एक देखो बीमारी लगी, उसको भेजा हूँ, सर देखिए वो लाल आगे आगे मुंह लाल है, पीछे पीछे सफ़ेद है, वो कीड़ा लगा, उसका क्या करूँ? तो अभी झुंझुनू से फ़ोन आया कि सर मेरे उसमें कीड़ा लगा है, लाल लाल सफ़ेद सफ़ेद। हमने कहा भगवान की व्यवस्था है, आनंद के साथ रहो, घबराते क्यों? बोले साहब पूरी फसल खा जाएगा। हमने कहा खा जाने दो। और सुनना, हमने ऐसे हजारों लाखों केस देखे कि किसान दवाई डालते 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 सुसाइड कर लिया, कीड़ा नहीं मरा, पैसा जेब का और चला गया। एक बार मित्र, हम कहते हैं जमीन और जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी, दो ही चीज़ें हैं। एक तो जमीन और जमीन की बायोडाइवर्सिटी और जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी। इस संसार में और कुछ नहीं। जमीन को मैं शिव कहता हूं तब भी लोगों को बुरा लग जाता है। धरती ही शिव है और शिव ने समुद्र मंथन में विष पिया था। और शिव काले क्यों हैं ये भी सुनना। शिव हमेशा, कोई शिव का फोटो गोरा नहीं होता और रियलिटी में शिव काले ही दिखाए गए हैं। शिव सामले ही हैं। सामले क्यों है? धरती शिव है। धरती में जब कार्बन ज़्यादा होगा तो शिव श्यामले हो जाएंगे और जहाँ शिव श्यामला होगा वहाँ ये माँ पार्वती खूबसूरत होगी। हमारा भोजन क्या है? मैं आंवले का फल खाऊं, बैंगन का फल खाऊं, टमाटर खाऊं, करेला खाऊं, कद्दू खाऊं, गेहूं खाऊं, चना खाऊं, भिंडी खाऊं, सेव खाऊं, अंगूर खाऊं। ये क्या है? ये माँ पार्वती के उपहार हैं। मित्र ध्यान रखना, सारी वनस्पतियां माँ पार्वती हैं। और माँ पार्वती कब खुश हैं? जब शिव स्वस्थ है। देखिए आप, शिव से शुरू होती कहानी। शिव हेल्दी है तो माँ पार्वती हेल्दी हैं, और जब शिव हेल्दी हैं, माँ पार्वती हेल्दी हैं, तो माँ पार्वती का जो प्रसाद पाएगा वो इंसान हेल्दी है, वो पशु हेल्दी है। बीमारियां हमारे दिमाग में भर दी गई हैं मित्र। कीड़ा मेरे दिमाग में है। कीड़ा सृष्टि में कहीं नहीं है, बीमारी सृष्टि में कहीं नहीं है। ना किसी फसल को बीमारी है, ना किसी इंसान को बीमारी है, ना किसी पशु को बीमारी है। बीमारी इंसान के दिमाग में, और ना कहीं कीड़ा है। कीड़ा भी इंसान के दिमाग में। और है क्या? कागज के नोट का कीड़ा, कागज के नोट की बीमारी। आज सारे लोग किसानों को क्या सिखा रहे हैं? संतुलित उर्वरक डालो, खरपतवार को मारो, इंसेक्ट को मारो, बीमारी को मारो। मित्र
ना आप खरपतवार को मार पाए, 40 साल हो गए, ना आप किसी इंसेक्ट को मार पाए और ना आप किसी बीमारी को ख़त्म कर पाए। आप खुद ख़त्म होने की कगार पर पहुंच चुके हो। और भगवान या ये शिव माता पार्वती और भगवान शिव, दो ही तो चीज़ें हैं यार। जमीन में जो फसल बोते हैं माँ पार्वती की खेती करते हैं और शिव के ऊपर करते हैं। हमारा आदि पिता सदा शिव और आदि शक्ति माँ दुर्गा। वनस्पतियाँ, एग्रोनॉमी का जो एग्रीकल्चर वाले पढ़े वो भी सुन लें। एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी की परिभाषा में कहा गया स्पष्ट कि खेती भूमि एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन जिसमें मनुष्य की सभी जरूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन भूमि की फर्टिलिटी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए। ये टोटल एग्रीकल्चर यही है कि हमको फसलों को उगाने का वो तौर तरीका आ जाए जिससे मेरी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, ज़मीन की फर्टिलिटी पर यानी शिव की सेहत पर कोई असर ना पड़े। इसी का नाम खेती है। और शिव अगर जहाँ स्वस्थ है, शिव जहाँ प्रसन्न है, शिव को मैं कार्बन देता हूँ। शिव की सेना, शिव के गण मजबूत हैं। जो जीवामृत की बात करता हूँ बार बार, इस धरती पर अनेक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ये जो राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, सुडोमोनास, ये जो खेल है ये भी गुड्डे गुड़िया का खेल है। क्योंकि मैं कई बार बोला हूँ कि मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने केवल राइजोबियम पढ़ा था। क्या तब ये नहीं थे? हम नहीं जानते थे। आज मैंने 20 को जाना तो क्या 20 ही है? नो, ये 2000 हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं। कहाँ है? जमीन में। इनके फंक्शन के बारे में लोग बताते हैं कि ये वाला माइक्रोब्स ये करता है, ये वाला फंगस ये करता है, ये वाला फंगस ये करता है, ये वाला ये करता है, ये वाला ये करता है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक बृहद कंसोर्सिया, बिग कंसोर्सिया, जो जंगल की मिट्टी से ला करके उसमें जितने भी प्रकार के थे सबका संवर्धन करके सबको सॉइल में डाल दिया। अब रिजल्ट आते हैं। ये ट्राइकोडर्मा से कोई रिजल्ट ना किसी को मिला है, ना कभी मिलेगा। ना ब्यूवेरिया कुछ करता है, ना राइजोबियम कुछ करता है। सॉइल में एक बृहद व्यवस्था है। शिव के लाखों गण हैं, लाखों गण मिल करके कुछ करते हैं। मैं बात शुरू कर रहा था कि अगर आप नहीं जागे तो मेरे साथ जागिए। मैं चाहता हूं जिस दिन किसान जाग जाएगा उसी दिन किसान धनाढ्य बन जाएगा। आज किसान की टोटल आमदनी, कोई किसान 1 लाख की फसल बेचता है, कोई 2 लाख की बेचता है, कोई 10 लाख की बेचता है, कोई 50,000 की बेचता है। बेचने के बाद बोलो क्या बचा? बोले साहब कुछ नहीं बचा, इतना देखो सिंचाई में चला गया, इतना ट्रैक्टर का किराए में चला गया, इतना फर्टिलाइज़र में चला गया, इतना पेस्टिसाइड में चला गया। साहब मेरे ऊपर तो 1 लाख रुपए का सरकार का कर्जा है केसीसी का। ये देश के 80% किसानों के साथ यही है और ये तब तक चलेगा जब तक आप अपनी ज़मीन के बारे में नहीं सोचें। ज़मीन के बारे में आज सोशल मीडिया में भी कोई नहीं बोलता, क्योंकि एक हिडन एजेंडा है कि जिस दिन किसान की ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 1% से ज़्यादा हो जाएगी ना, उस दिन किसान बाज़ार झोला लेके पैसा लेके नहीं आएगा तो मेरे तो दुकान बंद हो जाएगी। आज मित्र सबको अपनी अपनी दुकान की चिंता, किसान को अपनी दुकान की चिंता नहीं, जबकि सबसे बड़ी दुकान खेती की दुकान है जिससे दुनिया का कारोबार चलता है। और जब खेती की दुकान में मतलब ज़मीन मेरी बंजर हो जाती है, ज़मीन मेरी अनफर्टाइल हो जाती है, ज़मीन के जीव मर जाते हैं, ज़मीन में कार्बन कम हो जाता है, तो मुझे फिर फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं और वो मेरे भोजन का हिस्सा बनते हैं। तो किसान भी वही खाता है और कंज्यूमर भी वही खाता है। और कंज्यूमर जो किसान को फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, रोटावेटर ये जो बेच रहा है ना, खाना वो किसान का खाता है जहरीला। मैं कई बार कहता हूँ, सब ने तय किया है कि हम सब लोग एक दिन सामूहिक आत्महत्या करेंगे, मतलब जहर खा के सब लोग मर जाएंगे। हमको जहर खा के मरना कबूल है, लेकिन कागज का नोट चाहिए। कागज का नोट नाक में लगा करके जरा श्वास लो कि श्वास आ रही है क्या?
कागज़ का नोट जरा मुंह में दबा के देखो, पानी पिला रहा है क्या? कागज़ के नोट से भोजन मिलता है क्या? और मिलता है तो कौन सा मिलता है? जहरीला। इसलिए किसान भाइयों, मैं चाहता हूं देश के किसान जो मेरे साथ 4.5 लाख किसान जुड़े हैं, अगर वो किसान, मैं जो मेरा विचार है, जो मेरे विषय हैं, जो मेरी वीडियोज़ हैं, अगर अपने तक सीमित ना रख करके उनको आगे फ्लोट करें, बढ़ा दें। एक किसान ऐसा नहीं है कि 10 लोगों को नहीं जानता, कई किसान तो 100 लोगों को जानते हैं। मित्र, ये आपकी भी ड्यूटी है, मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। कहाँ तक पहुँचूँगा मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर देश का किसान मेरे साथ नहीं चला तो आपको भी पता है और हमको भी पता है कि आगे कहाँ जाना है। जाना कहीं नहीं है। ये वाली पीढ़ी मर जाएगी और अगली पीढ़ी कटोरा लेकर के अनाज का, पानी का भीख मांगेगी। रुपए की भीख कोई नहीं मांगेगा। कटोरा लेकर के पानी और अनाज की भीख मांगेगी और कोई भीख डालने वाला नहीं होगा। अभी तो कागज़ का नोट जब कोई मांगता है तो कोई 5 रुपये 10 रुपये डाल भी देता है, लेकिन एक वक्त आएगा कोई अनाज और पानी की भीख भी नहीं देगा। इसलिए मित्र, वक्त नहीं है। मेरा जो असेसमेंट है कि बस अब इस धरती पर, हालांकि मानव सभ्यता जिंदा रहेगी, लेकिन 20 साल के पहले या 20 साल के पहले या 20 साल के बाद यहाँ एक मौत का ऐसा तांडव नृत्य होगा। हालात तो अभी भी दिख रहे हैं हमको, सबको दिख रहे हैं, कौन नहीं देख पा रहा है? हर गली मोहल्ले गांव घर में रोजाना कितनी घटनाएं भयंकर भयंकर जिनकी कभी कल्पना नहीं की गई होगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारा अज्ञान। उसका कारण है केमिकल का भोजन। केमिकल का भोजन दिमाग में ऐसे केमिकल रिएक्शन करता है कि आज छोटे छोटे बच्चे बाप की मातारी की बात नहीं मानते। कोई आत्महत्या कर ले रहा है, किसी का हार्ट अटैक हो जा रहा है, कितनों को कैंसर हो गया है, शुगर हैं, बाल पक गए हैं, बीपी के मरीज हो रहे हैं, सामर्थ्य घट गई है और हम लोग तमाशा देख रहे हैं। मतलब अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि इतने लाख का प्रोडक्शन, इतना लाख रुपया मिल जाए, मिला नहीं आपको। रुपए की चाहत में रुपया तो मिलेगा नहीं। फिर सुन लीजिए, रुपया मिलेगा जब तक शिव खुश नहीं होगा तब तक रुपया नहीं मिलेगा। और रुपए के लालच में जुआ खेलते खेलते जो जेब में होता है वो भी आप हार जाते। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पसंद आएगी और मेरे साथ चलेंगे। नमस्कार।